द्वारा बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद में वीबीटी नाम का टॉपिक आपके लिए 100% आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब शुरू करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत को। वैसे तो अगर इसकी थ्योरी को पढ़ी जाए तो बहुत लंबी सी थ्योरी है, बुक्स में लिखी होती है, गाइड्स में लिखी होती है, बट अगर मैं आपको इस टॉपिक को समझाने के हिसाब से शुरुआत करूं तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से शुरुआत करूंगा। मैं आपके सामने एक यौगिक लूंगा जो कि उपसहसंयोजी यौगिक होगा। उस यौगिक का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम का मतलब उसमें ढंग से सीखेंगे कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, अर्थात उसमें कौन सा संकरण है। और संकरण का पता लगाना अगर आपको आ गया तो दोस्तों वही होता है संयोजकता बंध सिद्धांत, कि आपके एक यौगिक के अंदर कौन कौन से किस किस तरह के बंध बने हुए हैं, उसमें कौन कौन सा कक्षक काम में आ रहा है, उसकी संरचना किस प्रकार की है, वो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, वो रंगीन होगा या रंगहीन होगा, ये सारी बातों का पता लगाना। शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। देखिए पहला एग्जाम्पल, क्रोमियम NH3 होल 6 3+। इसका जब पोस्टमार्टम होगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। ध्यान से देखना। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है पहचानो कि कौन इसके अंदर केंद्रीय परमाणु है और कौन इसके अंदर लिगेंड है। आप लोग बहुत समझदार हैं, वीडियो को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। चैप्टर में आपको पता है कि क्रोमियम जो है वो इसमें है केंद्रीय परमाणु और NH3 भाई साहब जो है वो लिगेंड है। अब देखिए आगे, दूसरा काम होता है जो आपका सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, उस सेंट्रल एटम का निकालना है ऑक्सीकरण अवस्था। सेंट्रल एटम का निकालना है ऑक्सीकरण अवस्था। सेंट्रल एटम की क्या निकालनी है? ऑक्सीकरण अवस्था। शुरू करते हैं। क्रोमियम की अपन को निकालनी है क्योंकि क्रोमियम क्या है? केंद्रीय परमाणु है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था X मान लीजिए। प्लस में अमोनिया, जो आपका NH3 है, जो आपका अमोनिया है, वो अमोनिया 0 पे है क्योंकि अमोनिया अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, अपने आप में एक अणु है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। तो अमोनिया 1 हो तो भी 0, 6 हो तो भी 0। बराबर बराबर पता है किसके करते हैं? पूरे यौगिक के ऊपर जो चार्ज होता है, पूरे यौगिक के ऊपर जो आवेश होता है उसके बराबर करते हैं। तो यहां पूरे यौगिक के ऊपर कितना आवेश बता रखा है? 3+। तो आप बराबर कर दोगे +3 के। X का मान कितना आ रहा है? +3। इसका मतलब आपकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है केंद्रीय परमाणु की वो कितनी है? +3। तो आपको अब थर्ड स्टेप में ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कर सकते हैं? देखो, +3 मतलब आपको किसका लिखना है? आपको क्रोमियम +3 का लिखना है। तो क्रोमियम +3 का लिखने से पहले आपको क्रोमियम का पता होना चाहिए। क्रोमियम +3 का लिखने से पहले मेरे भाइयों 100% बात सही है कि आपको पहले क्रोमियम का पता होना चाहिए। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने सीख रखा होगा, इसका एटॉमिक नंबर ढूंढ लेना। एटॉमिक नंबर ढूंढ करके जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो बाह्यतम कोश का आएगा 3d5 4s1। अब ये मेहनत तो थोड़ी आपको अपने लेवल पे करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो वो आएगा 3d5 4s1। मतलब देखो ऐसे 3d5, 3d का मतलब समझते हो ना? 3d में 5 डब्बे होते हैं और s में कितने डब्बे होते हैं? 4s में एक डब्बा होता है। ये तो सबको पता होना चाहिए ना। s में एक डब्बा, p में 3 डब्बे, d में 5 डब्बे, f में 7 डब्बे होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन इस डब्बे में है, 1 इलेक्ट्रॉन इस डब्बे में। ओके, ये तो हो गया ऑक्सीकरण अवस्था क्रोमियम का। आपको किसकी ऑक्सीकरण अवस्था चाहिए? क्रोमियम 3+ की। क्रोमियम 3+ की ऑक्सीकरण अवस्था आपको क्यों चाहिए? क्रोमियम 3+ की ऑक्सीकरण अवस्था आपको क्यों चाहिए? क्रोमियम 3+ की इसलिए चाहिए क्योंकि जो आपका केंद्रीय परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3 है। तो 3+ का आपको लिखना है। देखो, प्लस के 3 का मतलब क्या होता है? प्लस के 3 का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब प्लस आता है।
सिंपल भाषा में कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्लस आता है। यहां कितना है क्रोमियम के ऊपर 3 प्लस, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, सबसे बड़े वाले कोष में से पहले निकालना है। तो यहां पे सबसे बड़ा वाला कोष कौन सा है, डी के आगे लिखा हुआ है 3, एस के आगे लिखा हुआ है 4, तो सबसे बड़ा वाला कोष है 4, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया और ये खाली हो गया। 3 प्लस है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उनको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल गया 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो 3d कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहां बचा 3। अब आपने लिख ली है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिख लिया है किसका, Cr+3 का। अब इसके हिसाब से डब्बे बना लेते हैं अपन। तो पहला डब्बा बनेगा 3d का, तो 3d 1 2 3 4, 3d का पहला डब्बा। उसके बाद 4s, उसके बाद आएगा 4p। सही है भैया। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3, 4s खाली पड़ा है, 4p खाली पड़ा है। Cr3+ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अभी तक जो भी किया है अपन ने वो बेसिक है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम क्या करना है, इंपॉर्टेंट आपको समझना सिस्टम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास उप सहसंयोजी यौगिक है उसमें केंद्रीय परमाणु की पहचान करनी है, लिगेंड की पहचान कर ली है, कर लिया आपने। उसके बाद आपको केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, वो अपन ने निकाल लिया। उसके बाद उस ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से आपको उसका विन्यास लिखना है। तो पहले आपने क्रोमियम का लिख लिया, फिर क्रोमियम 3+ का लिख लिया और डब्बा बना के रख लिया। अब आगे की बात समझो। सामने से जो लिगैंड आ रहा है NH3, यहां का संकरण करने में और 11th क्लास में जो आपने 4th चैप्टर में केमिस्ट्री में संकरण पढ़ा है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। वहां पे हम बनाते हैं सहसंयोजी बंध, एक इलेक्ट्रॉन सामने वाला लेकर के आता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के जाता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं और बंध बन जाता है। सही है ना। जैसे जल के अणु के बीच में, जल के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सहसंयोजी बंध है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है। ये बंध अलग टाइप का होता है। यहां जो बनने वाला है वो है उपसहसंयोजी बंध। और उपसहसंयोजी बंध में क्या होता है, आपका लिगैंड अपने साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है। तो NH3 के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है और NH3 को आकर के वो इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं, क्रोमियम को देने हैं। डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक डब्बे के अंदर, मतलब जब NH3 आएगा तो NH3 आएगा तो क्रोमियम को, अगर अपन 11th क्लास वाले संकरण से इस संकरण को कंपेयर करें तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन वो लेके आता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, बंद बन जाता है। यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन लिगैंड लेकर के आ रहा है, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत से आप पढ़ते आ रहे हो कि लिगैंड आकर के केंद्रीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन का युग्म देता है और केंद्रीय परमाणु अपने खाली स्थान में उसको रख लेता है। सिंपल। तो अगर लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है तो केंद्रीय परमाणु के पास जगह होनी चाहिए उन 2 इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में रहते हैं। जैसे इस डब्बे में 2 आ सकते हैं, इस डब्बे में 2 आ सकते हैं, इस डब्बे में 2 आ सकते हैं, इस डब्बे में 2 आ सकते हैं। तो जितने लिगैंड हैं उतने हमारे पास क्या होने चाहिए, खाली डब्बे होने चाहिए, खाली डब्बे होने चाहिए। ठीक है, आगे समझो। अब लिगैंड की प्रकृति कैसी है वो भी बहुत मैटर करता है। लिगैंड 2 तरह के होते हैं, एक तो दुर्बल लिगैंड और एक प्रबल लिगैंड। अब मैं आपको समझाता हूं कहानी के माध्यम से, देखना। मान लो आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो मेहमान की 2 कैटेगरी होती है। एक तो होते हैं मेहमान जो बहुत बेसिक से होते हैं, नूब कह सकते हो उनको, और एक मेहमान होते हैं जो प्रो होते हैं। अब मान लो कोई ऐसा मेहमान आ रहा है जो ज्यादा इतना अट्रैक्शन नहीं है और इतनी वैल्यू भी नहीं है आपके घर में उसकी, तो जब वो मेहमान आएगा तो आप उतनी अच्छी तैयारी नहीं करोगे। बट मान लो कोई ऐसा मेहमान आ रहा है जो प्रो है आपके घर में, जो बहुत वैल्यू रखता है, तो उसके आने से पहले उसके लिए कमरा रखा जाएगा। अगर आपके पास कोई बाइक वगैरह है, उनको कहीं जाना है, तो आप वो बाइक उनको अवेलेबल करवाओगे। मतलब जैसे बंदे की वैल्यू करते हैं अपन, जैसी उसकी इज्जत होती है हमारे घर में, उतना उसका स्वागत होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर दुर्बल लिगैंड आता है तो दुर्बल लिगैंड के लिए क्रोमियम जो है किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी नहीं करता है। मतलब जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। अगर इस दुर्बल लिगैंड की जगह कोई प्रबल लिगैंड आया होता तो फिर यहां पे आपका क्रोमियम जो है वो युग्मन करता।
पेयरिंग करता, तैयारी करके रखता। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि NH3 अपने आप में क्या है, एक दुर्बल लिगैंड है, तो उसके लिए कोई भी विशेष प्रकार की तैयारी नहीं होगी। कोई प्रबल लिगैंड होगा तो किस प्रकार की तैयारी होती है वो नेक्स्ट एग्जांपल में आपके सामने आ जाएगा। बट फिलहाल याद रखो कि आपका ये दुर्बल लिगैंड है, इसलिए कोई भी तैयारी नहीं की जाएगी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो कितने NH3 आ रहे हैं आपके पास, 6 NH3 हैं। तो NH3 को खाली जगह चाहिए, खाली डब्बा चाहिए। तो एक NH3 यहां पर, दूसरा यहां पे आएगा, तीसरा वाला यहां पे आएगा, चौथा वाला यहां पर आएगा, पांचवा यहां पे आएगा और छठा यहां पे आएगा। तो आपके पास 6 NH3 आएंगे। तो 6 NH3 है आपके पास, तो 6 क्या है, खाली डब्बे हैं। तो खाली डब्बे 6 रखने हैं, आप समझ रहे हो। यहां पे एक NH3 आके अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे आकर के दूसरा NH3 देगा, यहां पे आकर के तीसरा देगा, यहां पे आके चौथा देगा, यहां पे आके पांचवा देगा, यहां पे आके छठा देगा। तो आपका ये जो 6 है, ये 6 आपस में क्या हो जाएंगे, संकरित हो जाएंगे। और इन 6 में आकर के कौन देने वाला इलेक्ट्रॉन, इन 6 में आकर के NH3 अपने इलेक्ट्रॉन देने वाला है। और आप ये मान लो कि NH3 अगर आपके इलेक्ट्रॉन देता है तो इन 6 में देगा। NH3 के इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देते हैं अपन अगले वाले स्टेप में। ये 3 इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हुए हैं क्रोमियम के। अब जो आपका NH3 आया उसने एक इलेक्ट्रॉन, ये सब मिक्स हो गया आपस में, ये संकरण हो चुका है। ये एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहाँ एक 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 रख दिया। संकरण किसका हुआ, डी है आपके पास। कितने डी काम में आए संकरण में, 2, तो D2। S पूरा काम में आ गया संकरण में, S। कितने P काम में आए संकरण में, 3। तो इसका संकरण हो गया D2sp3, इसका संकरण हो गया D2sp3। इतना आसान टॉपिक है, संकरण निकालना इतना आसान है। और एक बात समझना, अगर किसी भी बच्चे को अभी समझ में नहीं आया है, थोड़ा कमी पेशी भी है, तो मैं अभी इस वीडियो में 3 से 4 एग्जांपल में और मजबूती आएगी, उसके बाद और मजबूती आएगी, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो संकरण क्या बन गया अपना, D2sp3। नोट करो, D2sp3 संकरण है। अब ये बात, पहली बात संरचना, 2 3 और 3 6। जब 6 अणु आपस में आकर के सामने खड़े होते हैं तो पहले से आप जानते हो अष्टफलकीय संरचना को फॉलो करते हैं। तो ये आपकी अष्टफलकीय संरचना होगी। और एक बीच में क्रोमियम भाई साहब रहेंगे। एक NH3 यहां से आएगा, एक NH3 यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा। तो NH3 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 संरचना हो गई, संकरण हो गया। दूसरा, ये रंगीन होगा या रंगहीन होगा। देखो रंगीन और रंगहीन ये किस बात पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, रंग का कारण क्या होता है समझो, एक लाइन में बताऊंगा। रंग का कारण होता है खाली इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर जाता है, ऊपर जाके वापस नीचे आता है। ऊपर और नीचे कहां, अपने कक्षकों में, अपने ऊर्जा स्तरों में। तो अपने ऊर्जा स्तरों में ऊपर जाता है, वहां से वापस नीचे आता है। इस क्रियाविधि में हमें रंग दिखता है। हालांकि ये बहुत अलग साइंस है, अभी उस चक्कर में नहीं पढ़ रहे, बट मोटी मोटी बात याद रखो कि अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो रंगीन होगा, कलरफुल होगा। तो यहां पे 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन रंगीन पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पड़े हुए हैं, पेयर नहीं हो रखे हैं, इसका मतलब यहां पे रंगीन होगा, रंगहीन नहीं होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उससे अनुचुंबकीय होता है। उससे क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। और अगर युग्मित होता है तो प्रतिचुंबकीय होता है। ये प्रकार होते हैं पदार्थों के। तो अनुचुंबकीय होगा अगर अयुग्मित है। यहाँ पे 1 2 3 अयुग्मित पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है, अनुचुंबकीय होगा। और अगर आप चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहो तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है √n(n+2). अब समझना, n(n+2), n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3। तो ये 3 आपके n का मान है, यहां रख दो 3, 3+2 हल कर लो, मान आएगा 3.72। इसका मतलब इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, 3.72 है।
दूसरी बात, ये अपने आप में एक आंतरिक, चौथी बात है, चौथी बात, ये अपने आप में आंतरिक कक्षक संकुल है। ये अपने आप में क्या है? आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल, या इसको निम्न चक्रण भी बोल सकते हैं, इसको निम्न चक्रण भी बोल सकते हैं। क्या मतलब है, समझना है इसका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब समझाता हूं, सुनो। इसमें डी ऑर्बिटल कौन सा काम में आया है? 3D। संकरण में कौन सा डी काम में आया है? 3D। क्या 4 के पास डी होता है? बिल्कुल होता है, 4 के पास डी पड़ा होता है। क्या 4 का डी काम में आया? क्या बाह्यतम कोश कौन सा है? बाह्यतम कोश है 4, तो 4 का डी काम में नहीं आया। 4 के पहले कौन आता है? 3 का डी काम में आया। तो अगर डी कक्षक अंदर वाला काम में आता है, अगर डी कक्षक अंदर वाला काम में आता है, तो उसको कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल या फिर निम्न चक्रण संकुल। सिंपल। तो ये पूरा अपन ने समझा इस बंदे का। अब ऐसे जब मैं 2-3 एग्जांपल और दूंगा तो आपको और तो अभी समझ में आ जाएगा। तो ये मत सोचना कि वीडियो को यहीं बंद कर दें, समझ में नहीं आ रहा। अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एग्जांपल